आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, आज का संदेश के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं नरोत्तम शर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में 18 साल बाद एक नहीं दो भावी मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। एक वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। दोनों ने कहने को अपने लिए सुरक्षित सीटों का चुनाव किया है, लेकिन कौन कहां से कितना सुरक्षित है ये कहना मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की सदर सीट पर उनकी दावेदारी व जीत पर समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं और अब पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ जिस सीट पर अब योगी जी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उस सीट पर भी भाजपा ने हमेशा अपनी पकड़ मजबूत रखी है और इस सीट पर डॉक्टर राधा मोहन दास पिछले 4 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। दोस्तों, जीत हार पर बाद में आऊँगा और बताऊँगा भी ज़रूर, बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक व शेयर भी करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रोचक व रहस्यमयी बातें व तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। आपको बता दूं कि भाजपा में मोदी जी व योगी जी बड़े हिंदुत्व के चेहरे माने जाते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों नेता अति महत्वाकांक्षी हैं। अब कौन बड़ा चेहरा हिंदुत्व का है, यही बस प्रतिस्पर्धा दोनों में 36 का आंकड़ा बनाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हालातों के आधार पर दोनों में क्यों 36 का आंकड़ा है, पहले इसी की पड़ताल करते हैं। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो मोदी जी को आरएसएस का सपोर्ट होने के कारण पहली बार ही लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बना दिया गया, जबकि योगी जी लगातार 5वीं बार चुनाव जीतने के बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। है ना अफसोस की बात। ऐसा नहीं कि योगी जी ने प्रयास नहीं किया, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी इस पर बात की, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप मोदी जी से बात करें। लेकिन जानकारी के अनुसार योगी जी ने अमित शाह से मुलाकात की और अपनी स्थिति जानने का प्रयास किया, तो जवाब दिया गया कि आप मेरे फ़ोन का इंतजार करें, और योगी जी गोरखपुर लौट गए। लेकिन ना कोई संदेश आया और ना ही योगी जी को मंत्रिमंडल में कोई जगह ही मिली, और योगी जी पैदल ही रहे। इसकी वजह भी जानकार लोग बताते हैं कि मोदी जी व योगी जी में हमेशा 36 का आंकड़ा क्यों रहा है। एक घटना के विषय में बताता हूँ। बात 2014 के चुनावों के आखिरी दिनों की है, जब मोदी जी व सुषमा स्वराज गोरखपुर चुनाव प्रचार में गए थे, तो भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी जी को बड़ा दिखाने के लिए उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। वो बात योगी जी को ठीक नहीं लगी और उन्होंने वहां मौजूद अपनी हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों को उकसाकर अपने लिए नारे लगवाने शुरू कर दिए। हंगामा इतना बढ़ा कि मोदी जी टाउन हॉल से बिना भाषण दिए ही वापस लौट गए और यहीं से योगी मोदी के बीच 36 का आंकड़ा बढ़ गया। चर्चा ये भी है कि जो भाजपा योगी जी को हर चुनाव में स्टार प्रचारक बनाती आई थी, उस योगी को मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते कभी गुजरात भी नहीं बुलाया। दूसरी तरफ मोदी जी कई बार गोरखपुर आए, लेकिन कभी गोरखनाथ मंदिर नहीं गए, जबकि भाजपा का कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो गोरखपुर आता है तो वो गोरखनाथ मंदिर जरूर जाता है। तो साफ है कि दोनों में अपने अपने कद को लेकर खींचतान बहुत पहले से ही थी। योगी जी लाल कृष्ण आडवाणी के भी करीबी माने जाते हैं। एक वजह यह भी थी कि लगातार 5 बार से भाजपा सांसद रहने के बावजूद भी मोदी जी ने योगी जी को 2014 के अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। आइए
अब यूपी पर लौटते हैं। आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था और प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की तलाश जब शुरू हुई तो एक बार ये माना गया कि मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश की कमान दी जा रही है और योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। लेकिन योगी जी को ये मंजूर नहीं था। कहते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हस्तक्षेप के बाद योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनको मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन इन पर लगाम लगाए रखने के लिए मोदी जी ने 2 डिप्टी सीएम व सुनील बंसल, ओम माथुर को सत्ता के गलियारों में बिठा दिया। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व योगी जी में कभी नहीं बनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चाहने वाली ठेकेदारों की कंपनियों पर योगी जी ने जांच व छापे भी डलवाए। ये बात जग जाहिर है। योगी जी के खिलाफ विधायकों व मंत्रियों तक के बयान भी समय समय पर आए। आपको याद होगा कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन के बाद हाईकमान ने उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करना चाहा था और उसी कड़ी में गुजरात कैडर के आईएएस व उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आर.के. शर्मा को बीआरएस देकर उत्तर प्रदेश भेजकर डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं एक समय खूब हुई थी और चर्चा यहां तक उठी कि आर.के. शर्मा तीसरे उप मुख्यमंत्री होंगे और योगी जी से कार्मिक विभाग लेकर आर.के. शर्मा को दिया जाएगा और उन्हें बाकायदा विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया गया था। लेकिन योगी जी ने सब अटकलों पर विराम लगाते हुए आर.के. शर्मा को दरकिनार कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि योगी जी को उनके जन्मदिन पर मोदी जी व अमित शाह ने बधाई तक नहीं दी थी। बात इतने आगे तक बढ़ी कि योगी जी ने अपनी टैगलाइन से कुछ विज्ञापनों में मोदी जी की तस्वीर तक हटवा दी थी। हालांकि मोदी जी अब तक योगी पर पूरी तरह हावी हो चुके थे और उन्होंने समय समय पर जनता को इसका एहसास भी कराया। जैसे हाईवे के उद्घाटन में योगी जी को पैदल पैदल चलवाकर जनता को ये एहसास कराया था। चुनाव आते ही चर्चा होने लगी कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी कहा गया कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या में तो साधु संतों ने मिठाइयां तक बांटी और योगी जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजने का बयान भी जारी किए। लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि योगी जी अब गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही ये घोषणा हुई तो सपा नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि योगी जी की चुनाव परिणाम आने से पहले ही घर वापसी हो गई है। दोस्तों, विरोधियों पर ऐसी टिप्पणियां सभी नेता करते हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा? आइए अब आपको तथ्यात्मक विश्लेषण करके बताने का प्रयास करता हूं। कहीं योगी जी की गोरखपुर में राह कठिन तो नहीं है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पिछले 4 बार से लगातार गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जीते थे। योगी जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में फिर भी जगह नहीं दी थी, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे मोदी जी ने 5 बार के सांसद महंत योगी आदित्यनाथ को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी। अब उसी सीट पर खुद योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की नाराजगी का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। तो कहीं डॉक्टर उनसे भीतरी घात तो नहीं करेंगे? सवाल तो है दोस्तों। गोरखपुर में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का बहुत बड़ा फैक्टर है और ये आज से नहीं 60 के दशक से जारी है। जब मठके मठाधीश दिग्विजयनाथ होते थे तो उस समय भी ब्राह्मण नेता SNM त्रिपाठी से उनका 36 का आंकड़ा था। इसके बाद महंत अवैधनाथ जब मठाधीश हुए तो ब्राह्मण नेता पंडित हरिशंकर तिवारी से भी उनकी लड़ाई बराबर जारी रही। अब महंत योगी आदित्यनाथ हैं, उनका भी 36 का आंकड़ा विनय शंकर तिवारी से है, जो कि पंडित हरिशंकर के बेटे हैं। बताता चलूं कि 1 साल पहले विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री एसोसिएट्स पर छापे डलवाए गए, जिसमें उन्हें बदनाम करने का प्रयास भी किया गया। इस कंपनी पर 700 करोड़ का बैंक लोन बताया गया
मैंने उस वक्त खुद विनय शंकर से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी इस कंपनी का करीब 800 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट तो सरकारी विभागों में आज भी बाकी है। बाबा ने हमें परेशान करने की नीयत से ऐसा कराया है। ये तो सभी जानते हैं कि विपक्षियों के यहाँ छापे डलवाना तो आम बात है। चलिए इसी चर्चा पर लौटते हैं। दोस्तों, कोई माने या ना माने, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरण हावी जरूर रहता है और पार्टियां भी जातियों के समीकरण को ध्यान में रखकर ही टिकट का बंटवारा करती हैं। अब इस सीट पर जातीय समीकरण की भी योगी जी के फेवर में नहीं है। जातीय समीकरण बताने से पहले आपको बताता चलूं कि देश में 1935 के बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई, लेकिन फिर भी चुनावी विश्लेषक इनके आंकड़े जरूर जुटाते हैं। तो आइए इस सीट पर जातीय समीकरण भी देखते हैं। ब्राह्मण करीब 80,000, वैश्य 55,000, कायस्थ 50,000, मुस्लिम 55,000, यादव 35,000, ठाकुर 45,000, एससी 55,000, पासी 30,000, निखात 25,000, बाकी अन्य जातियों के वोटर हैं। तो ये था जातीय समीकरण। अब आपको बता दूं कि कैसे योगी जी के लिए वाटरलू साबित होगा गोरखपुर का चुनाव। अभी मैंने बताया कि योगी और मोदी जी में 36 का आंकड़ा है। बाहर से चाहे कुछ भी बताया या दिखाया जाता हो, लेकिन पिछला घटनाक्रम यही साबित करता है कि योगी जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त करने की पूरी योजना के तहत इन्हें चुनाव में गोरखपुर से भेजा गया है। भाजपा हालांकि यूपी जीत तो चाहती है, लेकिन योगी जी की वो हार भी चाहते हैं। अन्यथा जब वो विधान परिषद के सदस्य हैं और पिछले 18 सालों से किसी भी मुख्यमंत्री ने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर क्या जरूरत थी कि योगी जी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। दूसरी वजह योगी जी का और वहां के वर्तमान विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का भी आपस में 36 का आंकड़ा है। वो लगातार 4 बार से विधायक हैं। पिछली जीत भी उन्होंने करीब 1.25 लाख वोटों से दर्ज की थी, तो उनकी नाराजगी भी भीतरी घात का काम करेगी। ठाकुर बिरादरी में भी फूट की वजह हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके उनके सिपह सलार सुनील सिंह हैं, क्योंकि इनको भी योगी जी ने एनएसए में जेल भेजा था और यातनाएं देने के लिए गोरखपुर से लखनऊ जेल में ट्रांसफर कराकर तन्हाई में रखा गया था। जेल से बाहर आकर इन्होंने भी सपा का दामन थाम लिया है। सबसे बड़ी वजह सपा के उम्मीदवार पूर्व भाजपा नेता उपेंद्र नाथ शुक्ला की पत्नी सुभावती का होना भी है। इन्हें भी ब्राह्मण नेता विनय शंकर तिवारी ने ही सपा ज्वाइन कराई थी, जो अब यहां से सपा प्रत्याशी बनाई गई हैं। सबसे ज़्यादा इस सीट पर ब्राह्मण ही वोटर हैं। जो दलित वोट बसपा से छिटक कर भाजपा जाता, उसे रोकने का काम चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी करेंगे। यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण ही योगी जी पर बहुत भारी पड़ेगा। बाकी अन्य जातियों में अगर थोड़ी बहुत सेंध भी सपा प्रत्याशी ने लगाई तो योगी जी को ये चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि भाजपा सत्ता के बराबर सीटें जीतकर आती है और योगी जी भी चुनाव जीत जाते हैं, तो योगी जी को शायद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। भाजपा की खूबी है कि अपने गोदी मीडिया के सहारे अंदरूनी कलह को बाहर नहीं आने देती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग ही खिचड़ी जरूर पक रही है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि यदि उनके हाथ से उत्तर प्रदेश निकल गया तो उनके हाथ से बिहार व हरियाणा की सत्ता भी खिसकने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि मेरठ में अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। लेकिन ये राजनीति है, इसमें पुख्ता तौर पर पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने आपको कुछ तथ्यात्मक बातें बताई, अब इनका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं
तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको अपने परिचितों को शेयर जरूर करें। नमस्कार।